Rahim. Dear students, this is the eighth lecture of the course titled Introduction to Special Theory of Relativity. In the last lecture, we discussed the well-known phenomena of Doppler effects, and in this lecture, we discuss the applications to Doppler effect. डॉपलर शिफ्ट में हमने दो केस डिस्कस किए थे जिसमें एक में सोर्स जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ और दूसरे केस में डायरेक्टली रिसीड्स कर रहा है फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इन दोनों केसेस को हमने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के तौर पे भी डिफाइन किया था। इस केस में चूंकि डिस्टेंस गैलेक्सी जो है वो अवे मूव कर रही है फ्रॉम द अर्थ, सो मूविंग अवे के लिए हमने ये डिफाइन किया था कि वो फिनोमेना जो है वो रेड शिफ्ट कहलाता है। और अभी भी यहाँ पे इस केस में जो 600 नैनोमीटर रिकॉर्डेड है वो रेड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में है जो रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए है, जबकि उसकी अपनी जिस स्पीड के साथ गैलेक्सी मूव कर रही है वो ब्लू स्पेक्ट्रम में उसकी जो वेवलेंथ है वो 434 नैनोमीटर है। नैनोमीटर जो है वो यूनिट्स हैं वेवलेंथ की। सो हमने ये भी कहा था कि in terms of redshift, the wavelength gets longer. So ये स्पेक्ट यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रेड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है जो रिकॉर्डेड है वो 600 नैनोमीटर है। बट इस केस में हमें वेवलेंथ नहीं निकालनी, इस केस में हमें लैम्डा नॉट गिवन है दैट इज 434 और लैम्डा 600 नैनोमीटर है, जबकि लैम्डा नॉट जो है वो रेस फ्रेम में उसकी वेवलेंथ है, जबकि 600 नैनोमीटर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द अर्थ और अ डिस्टेंट गैलेक्सी के लिए। इस क्वेश्चन में हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है जिससे गैलेक्सी जो है वो मूव अवे कर रही है फ्रॉम द अर्थ। सो हमारे पास दो हमने केसेस डिस्कस किए थे फॉर थीटा इक्वल टू 0 एंड फॉर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सिंस इस केस में जो गैलेक्सी है वो मूव अवे कर रही है, देयरफॉर वी यूज द सेकंड फार्मूला। और उस केस में हमने ये कहा था फ्रीक्वेंसी अपीयर्स टू बी डिक्रीज, और ये बड़ी आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। वेन एवर न्यू नॉट के साथ ये जो फैक्टर आएगा 1 माइनस का v ओवर सी, we can say the frequency appears to be decrease, and whenever we have the factor in terms of 1 plus v over c in the numerator, we say the frequency appears to decrease। और decrease mean सोर्स जो है वो डायरेक्टली अवे मूव कर रहा है, और इंक्रीज मीन सोर्स डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है टू द ऑब्जर्वर ओ की तरफ। अब इस केस में चूंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, हमें वेवलेंथ गिवन है, देयरफॉर हम इस फार्मूले को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एंड वी हैव ए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, दैट इज nu is equal to c over lambda and nu naught is equal to c over lambda। वंस अगर हम ये दोनों वैल्यूज इसमें इंसर्ट करते हैं, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा और सी इज इक्वल न्यू नॉट इज इक्वल टू
c over lambda naught, then c will be cancelled out from both sides, and we have a relation in terms of lambda naught, that is lambda and lambda naught, that's lambda is equal to lambda naught into 1 plus v over c into 1 minus v over c square root। और यहाँ पे हमने लैम्डा नॉट वो वेवलेंथ ली हुई जो रेस्ट फ्रेम में है, ऑब्जर्व कर रहा है उसको, और लैम्डा जो है वो अर्थ पे खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर उसको मूव कर रहा है उस गैलेक्सी की। सो वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर and lambda naught is equal to 434 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम लैम्डा और लैम्डा नॉट की वैल्यूज इसमें इंसर्ट करते हैं, और यहाँ से हमने v निकालना है, वो रिलेटिव वेलोसिटी जिससे गैलेक्सी मूव कर रही है फ्रॉम द अर्थ। सो अगर हम ये वैल्यूज इसमें इंसर्ट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, देन वी हैव v over c इज इक्वल टू 0.31। क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद विच द गैलेक्सी मूव्स टू द अर्थ, देयरफॉर वी हैव v इज इक्वल टू 0.31 इंटू c। और अगर हम वैल्यू यूज करें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट की, which is equal to 3 into 10 raised by 8 meter per second, then we have the desired result, that is the galaxy is moving away from the earth at a speed of 9.4 into 10 raised by 7 meter per second। Here we have another problem in which we have, let a source generates a light pulse once a year। यानी एक सोर्स है हमारे पास, लाइट सोर्स, जो एक लाइट पल्स साल में एक दफा जनरेट करता है, एंड सपोज इट मूव्स अवे फ्रॉम अस, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो सोर्स जो है वो हमसे अवे मूव कर रहा है एट ए स्पीड v over c इज इक्वल टू 0.8। चूंकि v भी हम मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं और c भी मीटर पर सेकंड में है, तो देयरफॉर ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, देयरफॉर 0.8 के साथ कोई यूनिट्स नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है हाउ लॉन्ग इज द इंटरवल बिटवीन द पल्सेस दैट वी रिसीव। हमें स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए कितना टाइम लगेगा वो पल्स को रिसीव करने में। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी चूंकि सोर्स जो है मूव अवे कर रहा है, therefore we have a similar formula, that is nu is equal to nu naught into square root of 1 minus v over c over 1 plus v over c। अगेन न्यूमिनेटर में 1 माइनस c है, जो ये हमने कहा है कि इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी और सोर्स जो है वो डायरेक्टली मूव अवे करेगा। सो इस केस में गिवन जो है हमें v over c है। सो अगर हम v over c की वैल्यूज इसमें इंसर्ट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट ओवर 3 है। इसका मतलब ये है दैट इज we receive one signal every 3 years। सो अगर हम इसको ये देखें तो न्यू नॉट विल बी इक्वल टू 3 न्यू, और न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जो रेस्ट फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 3 न्यू। सो वी रिसीव वन सिग्नल एवरी 3 years, और सोर्स जो है वो साल में एक दफा लाइट सिग्नल सेंड आउट करता है, जबकि
we receive one signal every 3 years. इस केस को हम अगर रिवर्ट करते हैं कि उसी स्पीड के साथ जो हमने v ओवर c इज इक्वल टू 0.8 लिया मूव्स अवे कर रहा है, लेकिन अब हम अगर रिवर्ट करें कि वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उसके लिए हमने मेजर करना है हाउ लॉन्ग इज द इंटरवल बिटवीन द पल्सेस दैट वी रिसीव। इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो इस केस में ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। वी हैव न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट into square root of 1 plus v over c over 1 minus v over c। So अगर आप इसमें अगेन ये वैल्यू यूज करें v over c is equal to 0. Then we have a result that nu is equal to 3 nu naught। अब न्यू नॉट रेस्ट फ्रेम के अंदर फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है, और न्यू नॉट जैसे हमने लास्ट केस में न्यू नॉट इज इक्वल टू हमने 3 न्यू निकाला था, दैट मीन वी रिसीव वन सिग्नल एवरी 3 years। तो यहाँ पे अभी हम न्यू नॉट को अगर देखें तो न्यू नॉट अगर हम डिवाइड करें दैट इज न्यू ओवर 3, एंड सिंस हमने इसमें टाइम निकालना है तो वी नो देयर आर 12 months इन अ ईयर। सो अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो देन वी गेट 4। 12 by 3 is equal to 4। So we say we would receive a signal every 4 months। और ये आपको इस इक्वेशन से भी लग रहा है न्यू इज इक्वल टू 3 न्यू नॉट, दैट मीन ये 3 टाइम्स रिसीव होगा। और अगर हम इसको ये देखें कि साल में हर 4 महीने के बाद ये रिसीव होता है, दैट मीन्स 4 into 4 8, और 8 मंथ्स में 2 टाइम्स, और ऑब्वियसली 12 मंथ में ये 3 टाइम्स, और जो इक्वेशन से भी नजर आ रहा है। सो वी कैन से वी वुड रिसीव अ सिग्नल एवरी 4 month। सो ये कितना एक रिजल्ट चेंज हुआ जब हमने सिर्फ रिजल्ट में ये चेंज किया अपने क्वेश्चन में कि सोर्स अब अवे के बजाय टुवर्ड्स सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। उस केस में हमारे पास लाइट सिग्नल जो है वो एक साल में 3 दफा हर 4 महीने के बाद रिसीव होगा। नेक्स्ट वी हैव another problem। In that case, a train is moving directly towards you at velocity 2 into 10 raised power 8 meter per second. The monochromatic light on the front of the train has a wavelength of 250 nanometer in the rest frame of the train. What wavelength do you observe? मीन्स एक ट्रेन जो है वो डायरेक्टली मूव कर रही है आपकी तरफ विद अ स्पीड 2 into 10 raised by 8 मीटर पर सेकेंड। उसके फ्रंट पे एक लाइट लगी हुई है विच वी कॉल्ड एज मोनोक्रोमेटिक लाइट, और उसकी वेवलेंथ अगर ट्रेन के अकॉर्डिंग हम रेस्ट फ्रेम में उसको ऑब्जर्व करें देन इट हैज ए वेवलेंथ ऑफ 250 नैनोमीटर। नो चूंकि ट्रेन हमारी तरफ मूव कर रही है तो हमने उस वेवलेंथ को मेजर करना है जिस वो जो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो चल रही है, तो उसकी वेवलेंथ हमने रेस्ट फ्रेम के अंदर क्योंकि हमारी तरफ मूव कर रहा है तो हमने अपने अकॉर्डिंग हमने ऑब्जर्व करना है कि वो 250 तो रेस्ट फ्रेम ऑफ ट्रेन के अकॉर्डिंग है। अब ये ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ में क्या चेंज आएगी। जो 2 केस किए हैं उसमें
एक केस रिसीडिंग के लिए है और एक केस टुवर्ड्स के लिए है, अप्रोचिंग के लिए है। तो यहाँ पे इस केस में ट्रेन अप्रोच कर रही है to the rest observer. Therefore, we have the first case in which the theta we take as 0. So we have a formula nu is equal to nu naught into 1 plus v over c over 1 minus v over c. इस क्वेश्चन में अगेन हमें जो टर्म्स गिवन है वो वेवलेंथ की फॉर्म में है एंड हमारे पास रिलेशन है in terms of wavelength and frequency. Therefore, we can replace nu by c over lambda and nu naught by c over lambda naught, where lambda naught is the rest length which is observed in the rest frame of the train. Rest frame of the train mean ट्रेन के अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट पे है, बट जो रेस्ट पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसके लिए हमने मेजर करना है। सो इन दैट केस लैम्डा नॉट जो है वो हमारे पास 250 नैनोमीटर है और लैम्डा हमने फाइंड करना है। सो जो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन रही है, चूंकि हमने वैल्यू यूज़ की है सी ओवर लैम्डा और सी ओवर लैम्डा नॉट की, तो हमने इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल लिया सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और इस केस में राइट हैंड साइड का भी जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी 1 माइनस वी ओवर सी ओवर 1 प्लस वी ओवर सी। इसमें velocity of the train given है हमारे पास, that is 2 into 10 raised by 8 meter per second, and we know the values of c, that is the velocity of light, that is 3 into 10 raised by 8 meter per second. So अगर हम ये दोनों values इसमें insert करें v और c की और उसको simplify करें और साथ ही अगर हम lambda naught की values भी use करें तो वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 100। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 112 नैनोमीटर, एंड दिस इज द वेवलेंथ which is observed by us at a rest frame. So ये एक फर्क है वेवलेंथ में, जो रेस्ट पे खड़ा हुआ है उसको 112 नैनोमीटर उसकी लग रही है और जो रेस्ट फ्रेम ऑफ द ट्रेन है उसके लिए वो 250 नैनोमीटर है। सो ये वो फिनोमेना है जो ब्लू शिफ्ट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ब्लू स्पेक्ट्रम में ये होगा बिकॉज ब्लू में हमने ये भी कहा था कि वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होगी रेस्ट फ्रेम के लिए जिसकी तरफ वो मूव कर रहा है। सो ये फैक्ट यहाँ पे प्रूफ होता है कि लैम्डा जो है वो 1/12 है जबकि लैम्डा नॉट जो है वो 250 है। So that is we can say this is a result of blue shift phenomena.